जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओम एग्ज़ाम प्रेप में। आज हम लोग पुनः 2022 टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्नोत्तरी कर रहे थे उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और ये अंतिम पार्ट है जिसमें हम लोग कुल 10 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय यानी NUEPA मुख्यतः संबंधित है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है योजना और प्रशासन, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा नीति में प्रबंधन। शिक्षा नीति में प्रबंधन, इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। शिक्षा नीति में प्रबंधन, मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी। NUEPA अब जिसे NIEPA कहा जाता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब भारत की एक प्रमुख संस्था है जो पूरी तरह से शैक्षिक योजना यानी प्लानिंग और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर केंद्रित है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माताओं और प्रशासकों को प्रशिक्षित करना और शिक्षा नीतियों के बेहतर प्रबंधन के लिए शोध यानी रिसर्च करना है। तो हम लोगों ने समझा NUEPA, जिसे अब NIEPA कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म रहा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम देखते हैं यहाँ जो प्रमुख संस्थानों की विस्तृत सूची दी गई है, हम सभी संस्थानों को देखते हैं। शायद प्रश्न इनसे पूछा जाए तो इसीलिए हम इसे कवर करते हैं। पहला है दोस्तों NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना याद रखेंगे 1 सितंबर 1961 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी विशेषता क्या है? तो स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें यानी बुक्स और पाठ्यक्रम यानी करिकुलम को तैयार करना। यह भारत सरकार को स्कूली शिक्षा की नीतियों में सलाह देता है। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है, NCERT के द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों ने इसे देखा। आगे है UGC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुआ, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा 1956 में प्राप्त हुआ। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है और विशेषता इसकी देखते हैं। यह विश्वविद्यालयों यानी यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना और उन्हें अनुदान यानी फंड्स देना, ये इसका विशेषता है या विशेष कार्य है UGC का। उच्च शिक्षा के मानकों का निर्धारण और समन्वय करना UGC का कार्य है। नेट JRF जैसी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो कि पहले करता था अब NTA करता है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब करती है। तीसरी हमारी प्रमुख जो संस्था है वह है NCTE यानी
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना 1995 में होता है 1993 के अधिनियम द्वारा। 1993 के अधिनियम के तहत 95 में इसकी स्थापना होती है, 1995 में। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। विशेषता शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन जैसे बीएड, डीएलएड, एमएड के लिए मानक स्टैंडर्ड तय करता है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों को मान्यता देना, यदि एनसीटीई की मान्यता न हो तो डिग्री अवैध मानी जाती, यानी इसकी मान्यता होना अति आवश्यक है। तो कई बार पूछा जाता है कि एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है, स्थापना कब हुई और कौन से अधिनियम के तहत। चौथी संस्था है हमारी NIEPA या NUEPA जिसे अब कहा जाता है, यानी निपा, जिससे संबंधित हमारा यह प्रश्न था, प्रश्न संख्या 31। फुल फॉर्म हम लोगों ने पहले भी देखा था, एक बार और इसे दोहरा देते हैं ताकि हमें याद हो जाए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। स्थापना इसकी 1962 में होती है यूनेस्को द्वारा और 1979 में वर्तमान नाम इसे मिल जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विशेषता इसका मुख्य काम शिक्षा के क्षेत्र में योजना यानी प्लानिंग और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना है। यह शिक्षा प्रशासकों जैसे DEO, BEO को प्रशिक्षण देता है। यह एक मानद विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह से निपा हो गया। आगे है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसे कहा जाता है। स्थापना 2 जुलाई 1929 में होती है, यानी स्वतंत्रता से पहले, और इसे जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है वो 1962 में। मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। इसकी विशेषता है पूरे भारत में निजी और सरकारी स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय के लिए परीक्षाओं का संचालन सीटेट और पहले नीट जेई जैसी बड़ी परीक्षाओं का आयोजन भी यही करता था, लेकिन अब इसका आयोजन नहीं करता है। छठी संस्था है NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड। तो देखते हैं कि NAAC का फुल फॉर्म क्या है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद कहते हैं, प्रत्यायन परिषद। इसकी स्थापना सितंबर 1994 में होती है कोठारी आयोग के सिफारिश पर। मुख्यालय इसका बंगलुरु है। अभी तक जितने भी संस्थान देखे उन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली था, लेकिन NAAC का मुख्यालय बंगलुरु में है। विशेषता इसकी क्या है, तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की गुणवत्ता की जांच करना और उन्हें ग्रेड देना, जैसे A+B C। ग्रेड के आधार पर ही संस्थानों को
सरकारी फंड मिलता है। तो ये किसका कार्य है? नैक का कार्य है ग्रेड देना। हमारी 7वीं संस्था है NIOS। NIOS फुल फॉर्म है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। स्थापना नवंबर 1989 को 89 को। मुख्यालय नोएडा यूपी में है। इसकी विशेषता क्या है? तो उन लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना जो नियमित स्कूल नहीं जा सकते, यानी ओपन स्कूलिंग। यह दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय शिक्षा नेटवर्क है। मुक्त विद्यालय या स्कूल शिक्षा नेटवर्क है। तो इस तरह से हम लोगों ने 7 महत्वपूर्ण संस्थानों को, शैक्षिक संस्थानों को देखा। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या हमारा 32 है, विद्यार्थी में अपने आप हल ढूंढते हैं। विद्यार्थी अपने में हल ढूंढते हैं, अपने आप हल ढूंढते हैं किस विधि के द्वारा? ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन जो बी है, डिस्कवरी मेथड, यानी इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं हिंदी में। डिस्कवरी मेथड, शिक्षण की डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है जिसका प्रतिपादन जेरोम ब्रूनर ने किया था। डिस्कवरी विधि या डिस्कवरी मेथड जिसमें छात्र को सीधे तथ्य बताने के बजाय उसे ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है जहां वह अपने पिछले ज्ञान और तर्क का उपयोग करके स्वयं समस्याओं का समाधान ढूंढता है। यह करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। कौन सी विधि? डिस्कवरी विधि या डिस्कवरी मेथड। दूसरा है जो ऑप्शन में था दूसरा था अंतरक्रिया विधि, इंटरैक्शन मेथड। इंटरैक्शन मेथड क्या होता है? तो इसमें शिक्षक और छात्र या छात्र और छात्र के बीच विचारों का आदान प्रदान, चर्चा होता है। यद्यपि इसमें छात्र सक्रिय होते हैं लेकिन स्वयं हल ढूंढने में विशिष्ट विशेषता डिस्कवरी मेथड का है, डिस्कवरी विधि का है, जो कि इसका प्रश्न था। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षण विधियों का मुख्य वर्गीकरण। शिक्षण विधियों को मुख्य रूप से 2 बड़े भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षक केंद्रित विधियां। इसमें शिक्षक सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं और छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। पहली विधि है यानी शिक्षक केंद्रित विधि में पहली विधि है व्याख्या विधि यानी लेक्चर मेथड। इसमें यह सबसे पुरानी विधि है, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोग जहां कम समय में ज़्यादा जानकारी देनी हो। इसका उपयोग बड़ी कक्षाओं के लिए किया जाता है जहां पर कम समय में अधिक जानकारी दी जाती है। दूसरा विधि है प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। शिक्षक प्रयोग करके दिखाता है और छात्र देखते हैं। देखो और सुनो पर आधारित है। तो शिक्षक केंद्रित विधियां व्याख्या विधि सबसे पुरानी विधि और दूसरा है प्रदर्शन विधि। दूसरी विधि है छात्र केंद्रित विधियां। इसमें छात्र मुख्य रूप से सक्रिय होता है यानी मुख्य भूमिका में होता है
और शिक्षक एक सुविधादाता होता है। छात्र केंद्रित विधियों में पहली विधि है डिस्कवरी विधि, डिस्कवरी मेथड। छात्र स्वयं तथ्यों को खोजता है और समस्याओं का हल निकालता है। जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित। दूसरी विधि है ह्यूरिस्टिक मेथड या अन्वेषण विधि। छात्र एक खोजकर्ता यानी डिस्कवरर की तरह व्यवहार करता है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक है H.E. आर्मस्ट्रांग। तीसरी विधि है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। किसी वास्तविक समस्या को हल करने के लिए समूह में कार्य करना, और इसके प्रतिपादक है विलियम किल पैट्रिक। चौथी विधि है खेल विधि, प्ले वे मेथड। छोटे बच्चों के लिए जहां खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। प्रतिपादक फॉरवेल और कुल्डवेल कुक। तो इस तरह से छात्र केंद्रित विधियों में डिस्कवरी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि और प्रोजेक्ट विधि के साथ साथ एक और था खेल विधि। तो इस तरह 4 विधियां छात्र केंद्रित विधियों के अंतर्गत। दूसरा विभाजन है वो है आगमन और निगमन विधि के रूप में। आगमन विधि पहले उदाहरण यानी एग्जाम्पल देना, फिर नियम यानी रूल बनाना। यह विशेष से सामान्य की ओर जाता है। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाता है, जबकि इसके विपरीत है निगमन विधि। पहले नियम बताना, फिर उस पर आधारित उदाहरण देना। यह सामान्य से विशेष की ओर जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे, आगमन विधि और निगमन विधि को। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षण के सूत्र। कोई भी विधि अपनाते समय शिक्षक इन सूत्रों का पालन करता है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो छात्र जानते हैं उससे शुरू कर नई जानकारी देना। दूसरा सरल से कठिन की ओर, पहले आसान बातें फिर जटिल कॉन्सेप्ट्स। तीसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, जो चीज़ें सामने दिख रही है उनसे शुरू कर विचारों तक पहुंचना। तो कोई भी जो विधि है उसको अपनाने से पहले शिक्षक इन सूत्रों का पालन करते हैं। इसके बाद है आधुनिक तकनीक और नवाचार। देखिए, हम लोग उस अध्याय को पूरा अच्छा से देख रहे हैं कि हमारा कहीं भी प्रश्न छूटे ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग पहले प्रश्न देखेंगे, उस प्रश्न जिस अध्याय से होगा उस अध्याय को हम लोग पूरा समझेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे भी हम लोग देखेंगे। इसीलिए वीडियो लॉन्ग होता है। तो हमारा आधुनिक तकनीक और नवाचार, आधुनिक तकनीक और नवाचार। आगे देखते हैं, आज के दौर में कुछ नई विधियां भी शामिल की गई हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। शिक्षकों के कौशल विकास के लिए 36 मिनट का चक्र। मानसिक उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, छात्रों को स्वतंत्र रूप से नए विचार सोचने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी बच्चा अपनी गति से कंप्यूटर या किट के माध्यम से सीखता है। तो ये है प्रोग्राम्ड लर्निंग। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग विधि, प्रतिपादक और उसके मुख्य बात। किंडरगार्टन इसके प्रतिपादक है फॉरवेल, इसे याद रखेंगे आप।
बच्चे पौधे हैं और शिक्षक माली। ह्यूरिस्टिक विधि प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग, मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट। तीसरा है मोंटेसरी, इसके प्रतिपादक हैं मारिया मोंटेसरी, जो कि ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर जोर देता है। चौथा डाल्टन विधि, हेलेन पार्कहर्स्ट, बिना समय सारणी और कक्षा के सीखना। तो इस तरह से किंडरगार्टन, ह्यूरिस्टिक, मोंटेसरी और डाल्टन विधि। प्रश्न संख्या 33 है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित किया गया है? तो इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले यह कौन से सूची में था? तो ये राज्य सूची में पहले था और 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया। तो ये बी सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस घटना का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 का क्या ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व है? भारत का लघु संविधान इसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आपातकाल के दौरान किए गए इस संशोधन ने भारतीय शिक्षा की दिशा बदल दी। कैसे दिशा बदल दी देखते हैं। राज्य सूची से समवर्ती सूची में 1976 से पहले शिक्षा पूरी तरह से राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय थी। इसका मतलब था कि शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्यों के पास था, लेकिन इस संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल कर दिया गया। अब शिक्षा पर केंद्र यानी सेंटर और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। बयालीसवें संविधान द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेज दिया गया था। पहला है शिक्षा, जिस पर हमारा प्रश्न था। दूसरा वन फॉरेस्ट्स। तीसरा नापतोल, वेट्स एंड मेजरमेंट्स या मेजर्स। चौथा है वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण और पांचवा न्याय का प्रशासन। तो इन 5 विषयों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अब हम लोग ऐसे आर्टिकल्स, संविधान के ऐसे आर्टिकल्स, अनुच्छेदों को देखते हैं जिसका संबंध शिक्षा से है। तो इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उससे भी हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 21(1) में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसे मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 45 जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51(a) क्लोज के अंतर्गत माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, जो कि मौलिक कर्तव्य है।
उसके बाद अनुच्छेद 30 यानी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे शिक्षा से संबंधित उनको हम लोगों ने देखा। अब आगे देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने से। तीसरा है, वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रणेता कौन थे? तो इसके प्रणेता महात्मा गांधी थे। इसे बुनियादी शिक्षा या नई तालीम भी कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग इसे याद रखते हैं। संघ सूची के विषय हैं रक्षा, बैंकिंग, रेलवे, समवर्ती सूची, पुलिस, कृषि, स्थानीय स्वशासन, समवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह, वन। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? तो इस पर स्टार लगाइएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ये इसका सही उत्तर है ज्ञान दर्शन वन। उत्तर है ज्ञान दर्शन वन। ज्ञान दर्शन भारत का प्रमुख शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। यह दूरदर्शन और इग्नू के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके घर पर ही गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री, वीडियो लेक्चर उपलब्ध कराना है। शैक्षिक तकनीक और मीडिया। ज्ञान दर्शन, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 को हुई थी। यह 24 घंटे चलने वाली शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। दूसरा है ज्ञानवाणी, यह एक FM रेडियो चैनल है, टेलीविज़न नहीं, जो पूरी तरह से शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए समर्पित है। तीसरा है साक्षात, यह शिक्षा के लिए एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल इंटरनेट है। स्वयं प्रभा, यह 34 या 40 बदलते रहते हैं। DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 सैटेलाइट का उपयोग करके 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो ज्ञान दर्शन टेलीविज़न चैनल, ज्ञानवाणी FM रेडियो, साक्षात एक पोर्टल है, स्वयं प्रभा DTH चैनलों का समूह है। जो ऑप्शन में थे उन्हें और विस्तार से देखते हैं, शायद इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इन्हें देखना बहुत ज़रूरी है। पहला है ज्ञानवाणी, सुनने के लिए रेडियो FM है, FM रेडियो है। एजुकेशनल FM रेडियो शुरुआत 2001 में हुआ था। संस्थान इग्नू और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से यह स्थानीय भाषा में शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर होती है और यह उन छात्रों के लिए वरदान है जिनके पास इंटरनेट या टीवी नहीं है। दूसरा है EDUSAT, या जिसे GSAT GSAT3 भी कहा जाता है। शिक्षा का अपना सैटेलाइट है, इस पर स्टार लगाइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। माध्यम उपग्रह सैटेलाइट है। शुरुआत 20 सितंबर
2004 को इसरो द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता, यह दुनिया का पहला उपग्रह है जो पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित है। इसके माध्यम से दूर दराज के स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा दी जाती है। तीसरा है स्वयं ऑनलाइन कोर्स है। इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। शुरुआत इसकी हुई थी 9 जुलाई 2017 को। नारा था शिक्षित भारत उन्नत भारत। इसकी विशेषता है, यह एक मॉक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस प्लेटफॉर्म है। यहाँ 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के मुफ्त कोर्स उपलब्ध हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो छोटी सी फीस देकर परीक्षा देनी होती है। तो यह है स्वयं ऑनलाइन कोर्स। चौथी है स्वयं प्रभा। यह DTH टीवी चैनल है। माध्यम टीवी DTH चैनल। विशेषता, यह 40 DTH चैनलों का एक समूह है। GSAT 15 सैटेलाइट का उपयोग करता है। 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं। हर दिन कम से कम 4 घंटे का नया कंटेंट आता है जो दिन में 5 बार दोहराया जाता है। स्वयं प्रभा DTH टीवी चैनल शैक्षिक चैनल है। पांचवा है ई पाठशाला, डिजिटल लाइब्रेरी है। माध्यम वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप। संस्था NCERT और शिक्षा मंत्रालय। विशेषता, यहाँ NCERT की सभी किताबें 1ली से 12वीं तक ऑडियो, वीडियो और ई-बुक के रूप में मुफ्त उपलब्ध हैं। छठा है दीक्षा। यह शिक्षकों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। यह शिक्षकों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चरल। इसका फुल फॉर्म है दीक्षा का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हुआ था। इसकी विशेषता है, यह मुख्य रूप से शिक्षकों के प्रशिक्षण यानी टीचर ट्रेनिंग और सीखने के लिए बनाया गया पोर्टल है। QR कोड वाली किताबों के पीछे इसी का हाथ है। तो ये हम लोगों ने दीक्षा को समझा। एक बार इसका क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। नाम, माध्यम और मुख्य पहचान। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है। देखना और सीखना इग्नू और DD। ज्ञानवाणी रेडियो FM रेडियो है। सुनना और सीखना EDUSAT शैक्षिक सैटेलाइट है यानी शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह है। 2004 में से शुरू किया गया था इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चौथा है स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है। फ्री ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। NAPTEL यानी ऑनलाइन यह कोर्स है। इंजीनियरिंग और साइंस के वीडियोज है। साक्षात यह भी एक पोर्टल है। शिक्षा का वन स्टॉप पोर्टल 2006 में से शुरू किया गया था। अब हम लोगों ने इसका पूरा कंसेप्ट देखा। अब देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न।
भारत का पहला शिक्षा को समर्पित उपग्रह यानी सैटेलाइट कौन सा है? तो इडुसेट है, जिसे जीसैट 3 भी कहा जाता है। यह 2004 में लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। दूसरा है ज्ञानवाणी क्या है? तो यह एक शैक्षिक एफएम रेडियो स्टेशन है, एजुकेशनल एफएम रेडियो। तीसरा प्रश्न है एनसीईआरटी के ई कंटेंट किताबें वीडियो के लिए कौन सा ऐप या पोर्टल प्रसिद्ध है? तो ई पाठशाला, जहां पर पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के एनसीईआरटी बुक का ऑडियो और वीडियो किताबें उपलब्ध हैं। प्रश्न संख्या 35 है, कारण और प्रभाव संबंध खाली स्थान अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। कारण और प्रभाव संबंध किस अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं या किए गए हैं? तो पहला है क्लिनिकल, ये नहीं होगा, तुलनात्मक नहीं होगा, विकासात्मक भी नहीं होगा, तो अंतिम है प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिससे हम लोग कारण और प्रभाव संबंध ज्ञात करते हैं। तो सही उत्तर प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान रिसर्च ही एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से कारण और प्रभाव कॉजेज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसमें शोधकर्ता एक चर वेरिएबल में बदलाव करता है और उसका प्रभाव दूसरे चर यानी वेरिएबल पर दिखता है, जबकि अन्य सभी कारकों को नियंत्रित कंट्रोल रखा जाता है। यानी कारण और प्रभाव संबंध प्रायोगिक विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं अनुसंधान विधियां। शायद प्रश्न प्रायोगिक विधि से पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि परीक्षाओं में कोई और विधि से पूछा जाए, तो हम सभी विधियों को देखते हैं। पहला बात तो यह कि अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। तो अनुसंधान किसी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान खोजना या नए तथ्यों की खोज करना है। मुख्य विधियां ये सब है नीचे। पहली विधि है प्रायोगिक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो कि VVIP है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे पूछे भी गए हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चरों यानी वेरिएबल के बीच कारण और संबंध कॉजेज एंड इफेक्ट संबंध स्थापित करना। जैसे यानी यह कैसे काम करती है यह देखते हैं। तो इसमें शोधकर्ता यानी रिसर्चर एक स्वतंत्र चर जैसे नई शिक्षण विधि में बदलाव करता है और इसका प्रभाव आश्रित चर जैसे छात्रों के अंक पर दिखता है। यानी एक स्वतंत्र चर में परिवर्तन से दूसरे आश्रित चर में जब उसका प्रभाव दिखता है, किस विधि के द्वारा? प्रायोगिक विधि के द्वारा। इसकी विशेषता, इसमें एक नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप होता है जिसे स्थिर रखा जाता है। दूसरी विधि हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक विधि हिस्टोरिकल मेथड। मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं का अध्ययन करके वर्तमान को समझना। स्रोत, इसमें प्राथमिक स्रोत डायरी शिलालेख और माध्यमिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत किताबें का उपयोग होता है। प्रश्न का प्रकार, यानी ऐतिहासिक विधि किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? तो अतीत के तथ्यों का आलोचनात्मक विश्लेषण किस विधि से होता है? तो उत्तर हमारा है ऐतिहासिक विधि से।
तीसरी विधि है वर्णनात्मक विधि, डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान स्थिति का वर्णन करना। क्या है का उत्तर देना, यानी क्या है इसका उत्तर देता है वर्णनात्मक विधि। उदाहरण कि किसी स्कूल के छात्रों की अनुशासन स्थिति का सर्वे करना, इसमें जनगणना या सर्वेक्षण शामिल है। किसमें? वर्णनात्मक विधि में, जो वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है। तीसरी विधि है क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। शिक्षकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य उद्देश्य कक्षा या स्कूल की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना। विशेषता इसे शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा में करता है, यानी क्रियात्मक विधि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षण विधि का चक्र है योजना, उसके बाद कार्य, अवलोकन, प्रतिबिंब, यानी प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। ये विधि और मुख्य बातें एक बार फिर से इसे स्मरण करते हैं। प्रायोगिक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध की जांच करना। तुलनात्मक विधि, जो ऑप्शन में था, दो या दो से अधिक समूहों के बीच अंतर और समानता ढूंढना। विकासात्मक विधि, समय के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, जैसे पियाजे का अध्ययन। क्लिनिकल, किसी व्यक्ति के व्यवहार संबंधी विकारों का गहराई से अध्ययन और उपचार करना क्लिनिकल विधि कहलाता है। और ये चारों हमारे ऑप्शन में थे, तो उन्हें भी हम लोगों ने देखा। आगे है अनुसंधान के महत्वपूर्ण चर, स्वतंत्र चर, जिसे शिक्षक शोधकर्ता बदलता है, जैसे पढ़ने का तरीका या कारण। दूसरा है आश्रित चर, जिस पर प्रभाव मापा जाता है, जैसे छात्र की परीक्षा का परिणाम, यह प्रभाव है। बाहरी चर, वे कारक जो परिणाम को बिगाड़ सकते हैं, जैसे शोर, गर्मी, या जिन्हें नियंत्रित करना जरूरी होता है। तो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और बाहरी चर। अब हम लोग इस अध्याय से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। कारण और प्रभाव का संबंध किस विधि से है? तो प्रायोगिक विधि आप सभी को पता है। दूसरा प्रश्न है स्कूल की लोकल समस्या सुलझाने के लिए कौन सा शोध होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, जो शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यानी एक्शन रिसर्च कहते हैं इसे। गणना यानी सेंसस किस प्रकार का शोध है? तो वर्णनात्मक या सर्वेक्षण शोध कहते हैं। चौथा प्रश्न है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या है? तो समस्या का एक संभावित या काम चलाऊ उत्तर। वह चर, पांचवा प्रश्न है, वह चर जिसे शोधकर्ता बदलता है क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र चर कहलाता है। छठा प्रश्न है वह चर जिस पर प्रभाव देखा जाता है क्या कहलाता है? आश्रित चर कहलाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल और इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। आश्रित और स्वतंत्र चर। प्रश्न संख्या 7 है अनुसंधान की किस विधि में नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप का
उपयोग होता है तो प्रायोगिक विधि में। ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे इतिहास क्या था, वर्णन क्या है और प्रयोग क्या होगा। प्रश्न संख्या 36, चरित्र डैश के द्वारा विकसित किया जाता है। तो इच्छा शक्ति के द्वारा। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आपका चरित्र विकसित नहीं होगा। आचार और व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, तो ये सभी हो जाएंगे। उत्तर इसका डी हो जाएगा, यानी चरित्र इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता द्वारा विकसित किया जाता है। इसकी व्याख्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान के अनुसार चरित्र कैरेक्टर किसी व्यक्ति के मानसिक और नैतिक गुणों का कुल योग होता है। यह केवल एक तत्व नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं के मेल से बनता है। पहली है इच्छा शक्ति यानी विल पावर। एक मजबूत चरित्र के लिए इच्छा शक्ति अनिवार्य है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने और कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने की शक्ति देती है। दूसरा है आचरण और व्यवहार, कंडक्ट एंड बिहेवियर। हम समाज में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वही हमारे चरित्र का दर्पण होता है। निरंतर अच्छा व्यवहार ही चरित्र का निर्माण करता है। तीसरा है नैतिकता, मॉरलिटी। सही और गलत के बीच भेद करने की क्षमता ही चरित्र का आधार है। बिना नैतिकता के चरित्र को शुद्ध नहीं माना जा सकता। तो ये हैं तत्व जो चरित्र का निर्माण करते हैं: इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता। आगे है मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन क्या है, इसे जानते हैं। मूल्य वैल्यूज वे आदर्श, विश्वास या सिद्धांत है जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, ईमानदारी। ये क्या है? वैल्यू हैं। मूल्य शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से छात्रों में नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाता है। आगे है मूल्यों के प्रकार। पहला है व्यक्तिगत मूल्य, आत्म अनुशासन, ईमानदारी, साहस। सामाजिक मूल्य जैसे सहिष्णुता, दया, प्रेम, सहयोग। लोकतांत्रिक मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। वैश्विक मूल्य विश्व शांति, पर्यावरण संरक्षण। तो ये रहे मूल्य के प्रकार और उनके उदाहरण। आगे समझते हैं चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पूरा। तो चरित्र कोई एक गुण नहीं बल्कि आदतों का पुंज है, बंडल ऑफ हैबिट्स है। शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का एकमात्र और संपूर्ण कार्य नैतिकता या चरित्र निर्माण है। चरित्र निर्माण के मुख्य तत्व एलिमेंट्स: पहली इच्छा शक्ति जो देखें हम लोग, संवेग नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल, जैसे क्रोध, लोभ और ईर्ष्या पर काबू पाना। नैतिक निर्णय, सही और गलत के बीच फर्क करने की समझ। चरित्र विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने चरित्र विकास के 4 स्तर बताए जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तात्मक स्तर, मूल प्रवृत्तात्मक स्तर,
बच्चा केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों, भूख प्यास के लिए काम करता है। दूसरा है पुरस्कार और दंड का स्तर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बच्चा सज़ा के डर से या चॉकलेट के लालच में अच्छा व्यवहार करता है। तीसरा है सामाजिक प्रशंसा का स्तर। बच्चा वह काम करता है जिससे समाज या माता पिता उसकी तारीफ करें। चौथा और अंतिम स्तर है आत्मचेतना का स्तर। यह सबसे उच्च स्तर है जहाँ व्यक्ति किसी के कहने पर नहीं बल्कि अपने अंतर मन की आवाज़ पर सही काम करता है। तो ये रहे 4 स्तर: मूल प्रवृत्तात्मक स्तर, पुरस्कार और दंड स्तर, सामाजिक प्रशंसा का स्तर और आत्मचेतना का स्तर, जो सबसे उच्च माना जाता है। आगे है मूल्य शिक्षा के स्रोत यानी सोर्सेस। तो पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा पाठ्यक्रम और चौथा समाज और मीडिया। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता पिता का आचरण बालक के चरित्र की नींव पर रखता है। विद्यालय शिक्षक एक रोल मॉडल के रूप में, यानी जैसा व्यवहार शिक्षक करता है या अपने स्कूल के वातावरण से जैसा वह सीखता है वैसा ही उसके चरित्र में भी प्रदर्शित होता है, दिखता है। पाठ्यक्रम महापुरुषों की जीवनियाँ, कहानियाँ और प्रार्थना सभाएं जो उन्हें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता है, जिससे उसका चरित्र निर्माण होता है। समाज और मीडिया आसपास का वातावरण। तो ये रहे मूल्य निर्माण के स्रोत। आगे हम लोग देखते हैं कि मूल्य निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका सबसे बड़ी होती है। पहला है कथनी और करनी में समानता। कथनी और करनी में समानता। यदि आप स्वयं यानी शिक्षक स्वयं समय पर स्कूल नहीं आते तो वह आप यानी छात्र को समय का महत्व नहीं सिखा सकते। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण, केवल किताबों से नहीं बल्कि व्यवहार से मूल्य सिखाना। तीसरा है लोकतांत्रिक वातावरण, कक्षा में हर बच्चे को सम्मान देना, यानी तेज और कमज़ोर बच्चों में अंतर ना करना बल्कि सभी का सम्मान करना और सभी को समान अवसर देना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उनका विवरण जो एक बार देख लेते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 पहले भी हम लोगों ने देखा है। इसने स्कूल में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की जोरदार सिफारिश की थी। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा की जोरदार सिफारिश कोठारी आयोग। दूसरा है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यह कहता है कि शांत और मूल्य की शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद इनके अनुसार शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो ये कथन किनका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। शिक्षा मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। महात्मा गांधी, इन्होंने चरित्र को ज्ञान से ऊपर रखा, यानी चरित्र को ऊपर रखा है ज्ञान से। अब
देखते हैं इसका महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहला है, शिक्षा का अंतिम उत्पाद एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। किसका विचार है? तो ये विचार है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। दूसरा है, चरित्र निर्माण में सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? तो परिवार का, वातावरण और शिक्षक का अपना आदर्श आचरण। तीसरा प्रश्न, मूल्य शिक्षा वैल्यू एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है छात्र को एक जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बनाना। प्रश्न संख्या 37, शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगाइएगा, इससे याद कीजिएगा, नोट कर लें। इसका सही उत्तर है फ्लेंडर। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेड ए फ्लेंडर ने 1959 में फ्लेंडर अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किया, जिससे इंग्लिश में कहते हैं फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, यानी FIACS का विकास किया। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा के भीतर शिक्षक और छात्रों के बीच होने वाले शाब्दिक व्यवहार वर्बल बिहेवियर का वैज्ञानिक तरीके से अवलोकन ऑब्जर्वेशन और विश्लेषण एनालिसिस करना, ताकि शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके। तो ये रहा विस्तार। इस प्रणाली यानी FIACS की मुख्य विशेषताएं। कुल श्रेणियां कैटेगरीज। फ्लेंडर ने कक्षा की अंतःक्रिया को 10 श्रेणियों में बांटा है। तीसरा मुख्य भाग या 3 मुख्य भाग शिक्षक कथन, पहला से 7वां तक श्रेणी, यानी श्रेणी 1 से श्रेणी 7 तक। दूसरा है छात्र कथन यानी स्टूडेंट टॉक, श्रेणी 8 से 9। और तीसरा है मौन या भ्रांति, साइलेंस या कन्फ्यूजन, श्रेणी 10। तो 10 श्रेणियों में अंतःक्रिया को बांटा है फ्लेंडर ने। शिक्षक व्यवहार के प्रकार। यह प्रणाली बताती है कि शिक्षक का व्यवहार अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट है, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, या प्रत्यक्ष डायरेक्ट है, जैसे व्याख्या देना, आलोचना करना। अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें पर्यवेक्षक हर 3 सेकंड में कक्षा की गतिविधि को कोड करता है। अब है अन्य विकल्पों का विश्लेषण। देखिए, हम लोग को सिर्फ ये नहीं जानना है कि इस प्रश्न का ये एक उत्तर हो गया, इससे सिर्फ हम लोग उस प्रश्न को ही सीखेंगे। इसमें हम लोग सीख रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर वो क्यों हुआ, वो किस अध्याय से है, उस अध्याय का पूरा कंसेप्ट, और इसके साथ साथ हम ऑप्शंस को भी देखते हैं। तो अन्य विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। एडमिन और साइमन, इन्होंने फ्लेंडर की 10 श्रेणियों में सुधार करके एक संशोधित प्रणाली यानी 12 श्रेणियां दी थी, लेकिन मूल जो प्रणाली के जनक हैं वो फ्लेंडर ही हैं। रेयन
इन्होंने शिक्षक के गुणों और व्यवहार के लक्षणों पर शोध किया था। ये रेयन ने किया था। क्विक रिवीजन करते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के प्रतिपादक कौन है? नेड ए फ्लेंडर। कब किया? 1959 में। प्रकार एक, यह केवल शाब्दिक वर्बल व्यवहार का विश्लेषण करती है। इसे भी याद रखेंगे। शिक्षक का आदर्श व्यवहार। फ्लेंडर के अनुसार अप्रत्यक्ष व्यवहार 1 से 4 अधिक होना चाहिए। सीमा, यह शिक्षक के हाव भाव या अशाब्दिक संकेतों को नहीं मापती। तो ये इसकी सीमा है, लिमिटेशन है। इसमें सुधार मॉडिफिकेशन किन्होंने किया? तो एमिडॉन और साइमन ने किया और सुधार करके 12 से श्रेणियां बनाई, जबकि फ्लेंडर ने 10 श्रेणियां बताई थी। अभ्यास प्रश्नों को जल्दी जल्दी देखते हैं। फ्लेंडर की प्रणाली में प्रशंसा किस श्रेणी में आती है? तो श्रेणी 2 में। दूसरा प्रश्न है, छात्र स्वपहल किस श्रेणी का हिस्सा है या की श्रेणी कौन सी है? यानी छात्र स्वपहल की श्रेणी कौन सी है? तो श्रेणी 9 हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है, फ्लेंडर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षक के कक्षा व्यवहार में सुधार करना और उसे वस्तुनिष्ठ बनाना। चौथा है, फ्लेंडर की प्रणाली में छात्र कथन स्टूडेंट टॉक किस श्रेणियों में है या कितनी श्रेणियों में है? तो ये दूसरी श्रेणी में है, 8 और 9। पांचवा प्रश्न है, फ्लेंडर के अनुसार एक प्रभावशाली शिक्षक कौन है? उत्तर है, वह जो अप्रत्यक्ष व्यवहार जैसे छात्रों के विचारों को स्वीकार करना का अधिक उपयोग करता है। छठा प्रश्न है, यह प्रणाली किस प्रकार के व्यवहार का मापन करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल शाब्दिक वर्बल व्यवहार का या अशाब्दिक संकेतों को नहीं मापती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, मनोविश्लेषण का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस का जनक माना जाता है। उन्होंने मानव मन की गहराइयों को समझने के लिए एक पूरी नई पद्धति विकसित की, जो आज भी मनोविज्ञान का आधार है। फ्राइड के सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ, इसको समझना बहुत जरूरी है। फ्राइड ने मन और व्यक्तित्व को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं दी हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, देखना बहुत जरूरी है। पहला है मन की 3 अवस्थाएं, लेवल्स ऑफ माइंड्स। चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन जो अभी हमारे दिमाग में चल रहा है, जैसे कुल मान का 1/10 भाग। अर्धचेतन वे बातें जो याद तो है परंतु दिमाग में नहीं आता। अचेतन मन दबी हुई इच्छाएं, डर, पुरानी यादें,
कुल मान का 9/10 भाग। फ्राइड ने इसे ही सबसे महत्वपूर्ण माना है, यानी मन की 3 अवस्थाएं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? तो अचेतन मन को माना है। अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, तो अंग्रेजी में भी याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इदम, यह सुख के सिद्धांत पर चलता है। यह पशु प्रवृत्ति है जो तुरंत इच्छा पूरी करना चाहती है, जैसे छोटा बच्चा। दूसरा है अहम, यह वास्तविकता के सिद्धांत पर चलता है। यह इदम और परम अहम यानी सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। सुपर ईगो, परम अहम, यह नैतिकता के सिद्धांत पर चलता है। यह समाज और संस्कारों की बात करता है। इदम सुख सिद्धांत, अहम वास्तविकता के सिद्धांत और परम अहम नैतिकता के सिद्धांत। सुख सिद्धांत, वास्तविकता, नैतिकता, इदम अहम परम अहम, याद रखेंगे। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं, जैसे पहला है लिबिडो। फ्राइड ने जीवन की मूल ऊर्जा यानी यौन ऊर्जा को लिबिडो कहा है। स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। फ्राइड का मानना था कि सपने हमारे अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड का रास्ता है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण माना है। अन्य विकल्पों का परिचय प्राप्त करते हैं, विश्लेषण करते हैं। एरिक एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक विकास 8 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का सिद्धांत दिया है। जोरेम ब्रूनर, जिसको हम लोगों ने पहले भी देखा है, इन्होंने डिस्कवरी मेथड या डिस्कवरी लर्निंग और शिक्षा के संरचनात्मक सिद्धांत दिए हैं, तो इन्हें भी याद रखेंगे। एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर। अब आगे समझते हैं बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का अर्थ है बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन। पहला है विकास के मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकता, यह गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। दूसरा है क्रमिकता का सिद्धांत, विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। तीसरा है सरोपुच्छीय, सिर से पैर की ओर विकास। चौथा है समीप दूराभिमुख, यानी केंद्र से बाहर, रीढ़ की हड्डी से हाथ की ओर विकास। और पांचवा है व्यक्तित्व भिन्नता, यानी हर बच्चे के विकास की दर रेट अलग अलग होती है। आगे है विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला है शैशवावस्था, 0 से 5 वर्ष की आयु। इसे सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। बच्चा अनुकरण से सीखता है, यानी दूसरों को देखकर सीखता है, उनके कार्यों से सीखता है, व्यवहार से सीखता है। दूसरा है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की आयु। इसे टोली की अवस्था और गंदी अवस्था भी कहते हैं। तीसरी है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की। स्टैनली हॉर के अनुसार यह तनाव और तूफान की अवस्था है। इसमें पहचान का संकट
आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। अब देखते हैं व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी लैटिन शब्द परसोना यानी मुखौटा से बना है, जिसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तित्व का सिद्धांत, वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इदम जन्मजात पाशविक प्रवृत्ति तुरंत सुख चाहती है। दूसरा, अहम वास्तविक जगत से जुड़ा। इदम और सुपर ईगो यानी परम अहम के बीच संतुलन बनाता है। सुपर ईगो परम अहम नैतिकता, आदर्श और संस्कारों पर आधारित है। अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड, फ्राइड के अनुसार हमारा 90% व्यवहार अचेतन मन से संचालित होता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक एरिक्सन। इन्होंने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाएं बताई जो सबसे प्रसिद्ध हैं। विश्वास बनाम अविश्वास प्रथम वर्ष, और पहचान बनाम पहचान भ्रांति किशोरावस्था में। तीसरा है पदानुक्रमित आवश्यकता सिद्धांत, अब्राहम मास्लो। आप स्टार लगा लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं 5 स्तरों में होती हैं। जब तक बुनियादी जरूरत जैसे भोजन, सुरक्षा पूरी नहीं होती, व्यक्तित्व आत्मसिद्धि तक नहीं पहुंचता। एक बार देखते हैं सिद्धांत का नाम, प्रतिपादक, जनक और मुख्य बातें। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। 4 अवस्थाएं, संवेदी, पूर्व मूर्त और औपचारिक। दूसरा है नैतिक विकास। इस पर स्टार लगाइएगा। कोहल वर्ग, सही गलत का निर्णय, हिंज की दुविधा। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगोत्स्की। ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और पाड़। चौथा बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर। बुद्धि के 8-9 अलग अलग प्रकार बताएं। प्रयत्न और भूल, थार्नडाइक। सीखने के 3 मुख्य नियम, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। याद रखने की ट्रिक यहाँ दिए गए। पियाजे, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। ये किसने कहा? जीन पियाजे ने। वाइगोत्स्की, बच्चा समाज और भाषा से सीखता है। कोहल वर्ग, बच्चा पुरस्कार और दंड से नैतिकता सीखता है। नैतिक सिद्धांत, कोहल वर्ग, याद रखें। फ्रायड, सिगमंड फ्राइड। व्यक्तित्व अचेतन इच्छाओं यानी अनकॉन्शियस वांट्स या चाह, इच्छा कह सकते हैं, अचेतन इच्छाओं का खेल है। क्विक रिवीजन करते हैं। मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड। अचेतन मन, इदम परमहम। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। अवस्थाएं और स्कीमा। व्यवहारवाद, JB वाटसन। वातावरण का प्रभाव। अनुबंधन, पावलोव और VF स्किनर। उद्दीपक, पुनर्वलन। नैतिकता सिद्धांत, कोहल वर्ग।
सही और गलत में अंतर। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के आधारभूत जनक। जैसे प्रश्न में पूछा गया कि मनोविश्लेषण के जनक कौन हैं, तो सिगमंड फ्राइड हो गए। उसी तरह से शिक्षा शास्त्र का भी पूछ सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का भी पूछ सकता है, आधुनिक मनोविज्ञान का भी पूछ सकता है। इसीलिए हम सभी को देखते हैं। ओके, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोगी के जनक जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। याद रखेंगे, जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट हैं शिक्षा शास्त्र के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। इन्होंने 1879 में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में खोला था। तो ये रहा कुछ जनकों के बारे में जो पूछे जा सकते हैं। दूसरा भाग में देखते हैं बाल और अधिगम यानी लर्निंग के जनक। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे। बाल मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के जनक लेव वाइगोत्स्की। नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट के जनक लॉरेंस कोहलबर्ग। मनो सामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट के जनक एरिक एरिक्सन। तो कोहलबर्ग और एरिक एरिक्सन, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इनको आप याद रखेंगे। तीसरा देखते हैं व्यक्तित्व और बुद्धि के जनक। जैसे मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड। बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड बीने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन। बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर। और पदानुक्रमिक आवश्यकता अब्राहम मास्लो। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। चौथा है शिक्षण विधियों के प्रवर्तक फाउंडर ऑफ टीचिंग मेथड्स। ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। किंडरगार्टन विधि फ्रेडरिक फॉरवेल। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि H.E. आर्मस्ट्रांग, पहले भी देखे हैं। प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन। डाल्टन विधि हेलेन पार्क हर्स्ट। पांचवा है अधिगम के सिद्धांत और उनके जनक प्रयास एवं त्रुटि थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंधन B.F. स्किनर। सूझ या अंतःदृष्टि, इसे याद रखेंगे, अंतःदृष्टि कोहलर। इनसाइट लर्निंग कोहलर। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग अल्बर्ट बांडुरा। तो दोस्तों इस तरह से सभी प्रवर्तकों जनकों के बारे में हम लोगों ने जाना। प्रश्न एक पूछा गया था लेकिन हम लोगों ने सभी को जाना इसीलिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं और हमें किसी भी हालत में प्रश्न को छोड़ना नहीं है। क्विक रिवीजन करते हैं। क्षेत्र जनक प्रतिपादक मुख्य विशेषताएं। शिक्षा मनोविज्ञान
थार्नडाइक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे, विकास की 4 अवस्थाएं, मनोविश्लेषण, सिगमंड फ्राइड, अचेतन मन और अहम, इदम अहम, किंडरगार्टन, फोरवेल, खेल खेल में शिक्षा, बुद्धिमापन, अल्फ्रेड बिनो, आईक्यू का आधार। महत्वपूर्ण प्रश्न, अहम, इदम अहम और परम अहम का संबंध किससे है? तो सिगमंड फ्राइड से। फ्राइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। तीसरा प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 5 अवस्थाएं किसने दी? तो सिगमंड फ्राइड ने। इन्हें भी याद रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 39, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है। आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे? देखिए, आपको एक शिक्षक के रूप में हमेशा सकारात्मक कदम उठाना है, मारना पीटना नहीं है, धमकी नहीं देना है, ऐसा। तो पहला है, उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे? नहीं, ये तो एकदम नहीं देंगे। दूसरा है, उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों को समझाएंगे, यानी आक्रामक के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे। चलिए हम इसे देखते हैं, आगे के ऑप्शन भी ये उत्तर हो सकता है। आगे का ऑप्शन पढ़ते, उन्हें दंड देंगे? नहीं, दंड नहीं देना है, मारना पीटना धमकाना नहीं है, उसे बेहद निराशजनक और शर्मनाक स्थिति में डालना, ये भी एकदम नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएंगे। इसका व्याख्या देखते हैं। शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी किसी समस्यात्मक व्यवहार वाले छात्र को संभालने की बात आती है तो हमेशा सकारात्मक और सुधारात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है। बी क्यों सही है, इसका कारण जानते हैं। तो एक शिक्षक का मुख्य कार्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है। जब आप उसे आक्रामकता के नुकसान समझाते हैं तो आप उसकी तार्किक सोच को विकसित करते हैं और उसे आत्मनिरीक्षण का मौका देते हैं। विकल्प ए क्यों गलत है? आक्रामकता को बढ़ावा देना समस्या को और गंभीर बना सकता है। विकल्प सी क्यों गलत है? दंड देना अक्सर छात्र को अधिक विद्रोही या अपमानित महसूस कराता है, जिससे सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसीलिए दंड भी नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी क्यों गलत है? किसी छात्र को शर्मिंदा करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है और यह एक अनैतिक शिक्षण पद्धति है, यानी उसे मारना पीटना नहीं है, गलत कार्य कर रहा है उसको प्रोत्साहित करना नहीं है, शर्मिंदा करना भी नहीं है, बल्कि उसे समझाना है, उसे सकारात्मक तरीका बताना है, सुधारात्मक तरीका बताना है। इसका मुख्य कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, समस्यात्मक बालक वह बालक जिसका व्यवहार सामान्य से हटकर हो, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, आक्रामकता। अनुशासन का आधुनिक विचार। आज का अनुशासन डंडे पर आधारित न होकर स्व अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। शिक्षक की भूमिका। एक शिक्षक को परामर्शदाता और मित्र की भूमिका निभानी चाहिए। आक्रामक छात्र को संभालने के लिए
अन्य तरीके भी हैं। पहला है कारण का पता लगाना। आक्रामकता के पीछे के पारिवारिक या व्यक्तिगत कारणों को जानना, यानी केस स्टडी मेथड। सबसे पहले आखिर वो आक्रामक क्यों है, इसके पीछे के कारण को जानना। दूसरा है ऊर्जीकरण, यानी छात्र की आक्रामक ऊर्जा को खेलों या रचनात्मक कार्यों में लगाना। तीसरा है धैर्यपूर्ण व्यवहार। शिक्षक को स्वयं साथ रहकर एक रोल मॉडल बनना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, यदि कोई छात्र कक्षा में अभद्र व्यवहार करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उत्तर है व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अनुशासन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो लैटिन शब्द डिसिप्लिस से, यानी डिसेपल्स यानी शिष्य से हुई है। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में पुरस्कार और दंड को क्या माना जाता है? तो बाह्य अभिप्रेरणा जिसका सीमित उपयोग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम है, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A.L. गेज। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाकर इसे अपने कॉपी में नोट कर लें और याद करें जरूर। इसकी व्याख्या है, शिक्षण के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक। N.L. गेज ने शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन किया। उनका मानना था कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्र के मानसिक ढांचे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है ताकि सीखना प्रभावी हो सके। आगे समझते हैं शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का कंसेप्ट और उसके फैक्ट्स। शिक्षण के सिद्धांतों को समझने के लिए 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है औपचारिक सिद्धांत, फॉर्मल थियोरीज। ये शिक्षण के दार्शनिक आधार पर आधारित है। सुकराती विधि, ये क्या होती है? तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान निकालना। संप्रेषण सिद्धांत, कम्युनिकेशन थ्योरी, यानी विचारों के आदान प्रदान पर जोर देना। दूसरा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल थ्योरीज। संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी। प्रस्तावक हैं N.L. गेज, जो कि प्रश्न था, याद रखें इसे जरूर से जरूर। यह छात्र की बुद्धि, तर्क और समझ पर केंद्रित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, इसमें B.F. स्किनर का नाम आता है। पुनर्बलन और व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है। तीसरा है सामान्य सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, छात्रों को सीखने के लिए तैयार करना। क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और नियोजन का सिद्धांत, पाठ को पहले से प्लान करना। एग्जाम के फैक्ट्स हैं, संज्ञानात्मक शिक्षण N.L. गेज, छात्र के मानसिक विकास और समझ पर जोर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, B.F. स्किनर। प्रणेता प्रतिपादक है, इनाम और सजा के माध्यम से व्यवहार बदलाव।
सहज अनुबंधन, इवान पावलोव आदतों का निर्माण करना, कुत्ते का प्रयोग करके इन्होंने सिद्ध किया था। क्षेत्र सिद्धांत, कुर्ट लेविन इसके प्रतिपादक हैं। सीखने में वातावरण का महत्व। अब दोस्तों हम लोग विकल्प का विश्लेषण करते हैं, यानी जो विकल्प दिए गए हैं उसका भी विश्लेषण करते हैं, उसको भी देखते हैं। शिव कुमार मित्रा ये भारत के प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। जिन्होंने शैक्षिक तकनीक यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में काम किया है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फील्ड में काम किया है। डी है मैकडोनाल्ड, इन्होंने शिक्षण को एक अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित करने में योगदान दिया। तो इस तरह से हम लोग कर लिए ऑप्शन का जो दिए गए थे उनका विश्लेषण। शॉर्ट ट्रिक में याद रखें गेज यानी ज्ञान, कॉग्निशन याद रखने के लिए जी से गैज और जी से ज्ञान, संज्ञान जोड़ सकते हैं। इस तरह से गेज से ज्ञान और गेज से संज्ञान। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज टीचिंग एप्टीट्यूड 2022 का प्रश्न पूरा देख लिया है विस्तार के साथ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग 2023 के टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न इसी तरह से विस्तार पूर्वक देखेंगे, क्योंकि अगर हम विस्तार पूर्वक देखते हैं तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और उससे संबंधित अगल बगल के जो प्रश्न हैं वो अगर पूछे जाते हैं तो उसे करने के लिए हम सक्षम हो जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।